नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि घर के 6 जो सबसे बड़े रसोई घर के जहर होते हैं, आज मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि रसोई घर के सबसे ख़तरनाक 6 जहर कौन से हैं। आज मैं इनके बारे में विश्लेषण करूँगा। तो आज मैं दिखाना चाहूँगा कि 6 जो सबसे ख़तरनाक जहर होते हैं, आज मैं उनके बारे में। तो ये जो देखो यहाँ पर है, तो ये जो जहर होते हैं, तो जिसमें सबसे पहला है चीनी, दूसरे नंबर पर है मैदा, तीसरे नंबर पर है नमक, फिर चौथे नंबर पर है प्रेशर कुकर, पांचवें नंबर पर है रेफ्रिजरेटर और छठे पे माइक्रोवेव ओवन। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि रसोई घर के 6 महाजहर क्यों हैं। अब मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले चीनी। चीनी जो होती है, ये सफ़ेद जहर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये गन्ने के रस से बनती है, और जिस समय गन्ने के रस से लेकर के चीनी तैयार होने तक इसका जब प्रोसेस चलता है, तो उस समय इस चीनी में 23 केमिकल डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो अमृत होना चाहिए वो जहर बन के तैयार हो जाता है। इसमें केवल और केवल सुक्रोज बचता है जो मीठा लगता है। और ये जो चीनी है, ये इस समय हर देश के वैज्ञानिक इसे मान चुके हैं कि नहीं, ये सच में जहर है, और हर वैज्ञानिक अब इससे बचने की सलाह भी देने लगा है। लेकिन अब बच कर के जाएँ तो कहाँ जाएँ, बहुत सी जगह तो चीनी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो भारत में तो है, और आज से नहीं है, सदियों से बना रहा है, हमेशा रहा है। तो भारत में इसका विकल्प गुड़ है। गुड़ के कई रूप होते हैं, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से गुड़ तैयार होती है, तो कई प्रकार से होते हैं। तो चीनी का तो विकल्प है, मिश्री है, खांड है, बूरा है, ये सब लें, लेकिन चीनी ना लें, क्योंकि मिश्री को साफ़ करने में दूध का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी को साफ़ करने में केमिकल इस्तेमाल किए जाते, जिसकी वजह से आप खा के देख लो, चीनी और मिश्री दोनों बहुत अलग मिलेंगी खाने में। दूसरा आता है ये मैदा। इसमें और एक बात ऐड कर दूं कि चीनी की बनी हुई कोई चीज़, जैसे कि मिठाई है या कुछ भी है, ये नहीं लेना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आता है मैदा। मैदा जो है, आटा अलग है, मैदा अलग है। आटा क्या है कि आटे में क्या किया जाता है कि इस मैदा को ज़्यादा पीस दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि गेहूं के फाइबर और गेहूं की बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म हो जाती हैं, फाइबर वगैरह सब चले जाते हैं और ये सब ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या है, हमारे डाइजेशन में बहुत दिक्कत देता है, ये आंतों में चिपकता है। अब इसके रूप क्या क्या हैं ये भी बताना चाहूँगा। इसमें एक तो रूप होता है ब्रेड का, ये भी मैदा है। दूसरा पाव जैसे बड़ा पाव होता है, गोल गोल फूला फूला जैसा, तो वो होता है, वो भी इसी का वो प्रिपरेशन है। और जो भी मैदा की जो भी चीज़ें हैं, जैसे बाज़ार में समोसा खाते, वो भी मैदा होता है। तो मैदा की जो भी हमारे पास प्रिपरेशन है, वो सब के सब जहर हैं। अब खाएं क्या? अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं, क्या बताया जाए, अजीब विचित्र सोच के लोग होते। एक कहने लगा दुकानदार के पास आके कि महाराज, आटा तुम्हारा बहुत मोटा है, रोटी ख़राब आती है। माने रोटी सफ़ेद नहीं आती तो उसके हिसाब से ख़राब आती, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि जो रोटी सफ़ेद बनेगी वो हमारे लिए कितनी बड़ी जहर है, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं ले रहा है। लेकिन उसे नहीं, रोटी सफ़ेद चाहिए, भले ही मर जाए खा के, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चलो ठीक है, जाने दो, खुद जाने, वो मुझे क्या मतलब। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ये है, मैदा कभी नहीं। मैदा यदि आटा है तो आप अच्छा ये होगा कि चक्की पे गेहूँ लेके जाते हैं तो उससे कहो कि हमारा आटा कुछ मोटा रखो,
मोटा रखने से क्या होगा, जिस किसी भी व्यक्ति को अगर जो उसको कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, गैस ज़्यादा बनती है और बवासीर भी हो गई है, बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ भी है, तो इन सभी बीमारियों के लिए अगर जो ये मैदा को छोड़ करके मोटा आटा कराना शुरू करें तो डाइजेशन में तो ये 24 घंटे के अंदर ही फ़र्क देगा, मात्र 24 घंटे के अंदर ये मोटा आटा फ़र्क देगा और आपको पता लगेगा। लेकिन जो मैदा जमा हुआ है उसको निकलने में 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ढकेल के निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर जो इसको साफ़ करना है, जिसकी आंतें में रुकावट है, उसके लिए भी बहुत सारी व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आंतों में रुकावट से पता लग रहा है कि लोगों को आंतों में रुकावट की समस्या ज़्यादा है, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि आटा मोटा ही करा लें, तो आंतों की रुकावट रुक जाएगी। और यदि जिसको बहुत जल्दी अपना पेट मैदा कचरा निकालना है तो उसको चाहिए कि गुनगुना पानी वह सुबह सुबह पीना शुरू कर दे, गर्म पानी पिए और बिना कुछ चाय बिना कुछ करे, तो उससे क्या होगा कि जितना कचरा जमा है पानी सुबह सुबह सब साफ़ कर देगा। और रात में उसको 1 गिलास दूध में हल्दी और घी, 1 चम्मच घी और आधा चम्मच हल्दी डाल के उबाल के गुनगुना पीना है। तो ये रहा तुम्हारा मैदा का, इसका उपाय ये है। अब आते हैं नमक। एक नमक होता है सफ़ेद नमक, जिसको हम कहते हैं आयोडाइड नमक। तो आयोडाइड नमक जो भी होता है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी सारा इसमें रिफाइंड लिखा होता है, रिफाइंडेड साल्ट लिखा होता है। तो इसको रिफाइंड करने में बहुत सारे केमिकल चीनी की तरह यूज किए जाते हैं। और नमक को बनाने में क्या चमन्नी का खर्चा नहीं आता है, क्योंकि समुद्र का पानी होता है, उसको सुखा लिया जाता है, उससे जो नमक बनता है वो फ्री का नमक है, केवल सूर्य और समुद्र के पानी की सहायता से नमक प्राप्त होता है। लेकिन अब वो चमन्नी किलो वाला नमक हमें बेचना है 10-20 रुपए किलो, तो कैसे बिकेगा, तो कुछ नाटक किया जाता है, उसमें सफाई करते हैं तो साफ़ कर देते हैं। तो ये जो साफ़ किया जाता है, तो इसमें जो ये साफ़ करने में प्रोसेस होता है, इसमें केमिकल यूज होते हैं, और यही केमिकल ही हैं जो कि हमें नुकसान करते हैं और यही तकलीफ़ देते हैं। तो इसलिए अब इसमें नमक की बात करें तो नमक कौन सा खाएं, तो नमक रिफाइंड और आयोडाइड नमक ना खा के आप देखेंगे सेंधा नमक जो होता है वो कुछ डार्क मिलेगा। काला नमक तो नाम ही से पता लगता है काला है, उसमें थोड़ा सल्फर ज़्यादा होने के कारण उसकी महक थोड़ी अलग होती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सेंधा नमक और लाहौरी नमक भी उसे कहते हैं, और काला नमक कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें आयोडाइड नमक छोड़ के बाकी सब, समुद्र का भी नमक ले लें लेकिन वो कम अच्छा है, पर सबसे बढ़िया है काला नमक और सेंधा नमक। तो इस नमक को इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए सेहत पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव डालेगा, और ये हमारे लिए कोई नुकसान भी नहीं देगा। और एक चीज़ और विशेष करके नमक के बारे में बता दूं, कुछ लोगों की, मैंने एक आदत तो मैं नहीं कहूँगा, मैं बीमारी कहूँगा, कि कुछ लोगों की बीमारी बन गई है कि ऊपर से नमक लेंगे ही लेंगे। ये सबसे घातक आदत है। अगर जो इस आदत से यदि मुक्ति पा जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है मुक्ति पाएंगे तो वो जीवन से मुक्ति पा जाएंगे, कोई बात नहीं। तो क्योंकि ये बहुत घातक होता है, क्योंकि नमक जो होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रह जाती हैं, और वो अशुद्धियाँ रह गई हैं यदि, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सब्जी में जैसे ही हम लोग तड़का वड़का लगा के फुर्सत कर देते तो तुरंत उसमें नमक डाल देते हैं। अब वो क्या होता है कि सब्जी आलू की है या जिस चीज़ की है, तो उसमें जब तुरंत डाल देते तो वो उसके अंदर तक वो नमक समा जाता है, तो हमें स्वाद लगता है। तो वो जो उबाल आते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ जल के ख़त्म हो जाती हैं, वो प्योर हो जाता है। लेकिन ऊपर से जो नमक सीधा सीधा लेंगे तो सारी अशुद्धियाँ अपने अंदर लेंगे, और उसमें बहुत सारी थायराइड वगैरह की बहुत सारी समस्याएँ आती हैं जो कि उनको तकलीफ़ देती है, लेकिन सब सहते रहते हैं। तो इसलिए नमक आपको आयोडाइड या फिर सेंधा नमक, आयोडाइड को नमक नहीं लेना है, क्षमा चाहूँगा गलत बोल दिया, नमक में लेना है आपको सेंधा नमक या काला नमक, आयोडाइड या रिफाइंड नमक बिल्कुल भी नहीं, इनको नहीं लेना है। और इसके बाद आता है चौथे नंबर पे हमारा प्रेशर कुकर।
रसोई घर का सबसे बड़ा जहर ये है। हमारे यहाँ भोजन पकाने का प्रोसेस ये कहता है कि हमारा भोजन जो है, जैसे दाल है, तो दाल अगर जो अरहर की दाल हमारे खेत में जो लोग अरहर की खेती करते हैं वो जानते हैं, तो वो कुंवार में बोई जाती है। कुंवार में नहीं बल्कि पहले बो देते हैं। तो ये सावन में बो देते हैं और उसको तैयार होते 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 चैत्र में जाके कटती है। 7-8 महीने लगातार वो खड़ी रहती है फसल खेत में। अब जो फसल खेत में 7-8 महीने लगातार खड़ी रही है, तो इसका मतलब है उसने सारे प्रोटीन्स और जो भी उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं सब धीरे धीरे लिए, धीरे धीरे लेकर के तब वो हमारे लिए फल के रूप में तैयार हुई। तो उसको जो चीज़ जितनी देर में फसल के रूप में तैयार होती है वो उतनी ही देर लगती है पकने में। इसलिए आप ज़्यादातर देख लेंगे कि अरहर की दाल बहुत देर में पकती है, उड़द की दाल जल्दी पक जाती है, क्योंकि वो जल्दी। तो ये अगर जो उड़द की दाल देर में पक रही है तो इसका मतलब उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खुल कर के ज़्यादा समय में के बाद अब आ रहा है, तो इसलिए उसको समय लग रहा है, तो उसमें समय हमें देना चाहिए। ये नहीं है कि उसका समय कम करके हमें कुकर में डाल के, उसको कुकर में डालने से फट जाती है, फटने से दाल वो फटेगी तो पकी नहीं होगी, फट जाएगी। तो उसको हम खा लेंगे तो जैसे ही खाएंगे वैसे ही हमारी, जैसे ही हम पेट में डालेंगे वैसे ही पेट से बाहर निकल जाएगी, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अब आप देख लेना, जब से कुकर चल गए हैं तब से प्रोटीन्स की लोगों में बहुत कमी आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि उसको प्रोटीन जिससे मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाई, वो सीधी की सीधी आउट हो गई है। तो इसलिए प्रोटीन की कमी होती जा रही, इससे बहुत सारी बीमारियां। इसके कुकर के बारे में वैसे वीडियो डाल रखी है, बहुत बड़ा विश्लेषण है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो बहुत लंबा व्याख्यान है, ये तो घंटों का व्याख्यान है प्रेशर कुकर के लिए। यदि कोई कमेंट करके कहेगा कि प्रेशर कुकर के बारे में विस्तार से डालने को, तो मैं डाल भी दूंगा। अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर में एक गैस भरी जाती है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFC गैस होती है। तो ये CFC गैस जो होती है हमारे लिए बड़ी ही घातक होती है। अब इसमें जो भी सामान रखा जाएगा और फिर उसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित ही है वह जानलेवा ही होने वाला है। क्यों जानलेवा होने वाला है? क्योंकि CFC गैस हमारे लिए बहुत नुकसान करने वाली होती है। तो इसलिए ये फ्रिज का ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात और बता दें, वो मैं बाद में कंक्लूजन पूरा बताऊंगा। तो फ्रिज को भी ना खाएं, इसके लिए भी मैंने फ्रिज के बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है, क्या नुकसान किस प्रकार से होता है, इसके बारे में वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। और यदि कोई कहेगा तो कमेंट करके, तो मैं उसके लिए भी मैं ज़रूर डालूँगा। तो इसके लिए इतना ही बहुत है। और माइक्रोवेव भी जो होता है बिल्कुल फ्रिज की तरह ही होता है, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इनसे यदि बचे रहेंगे तो अब मैं जो बताने वाला था वो मैं बताऊँ। जिनके घर में कैंसर रोगी हैं, जिनके घर में डायबिटीज़ रोगी हैं, जिनके घर में लोग कमज़ोर हैं, तो उन लोगों को विशेष कर ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर का मतलब खून की कमी हो या फिर उनके यहाँ थायराइड वगैरह की समस्या हो, तो वे लोग कितना भी इलाज करा लें, यदि इन चीज़ों को नहीं हटाएंगे तो आप ठीक नहीं होने वाले हैं। कितनी भी आप इलाज कराओ कोई फ़र्क नहीं है। पर ये जो 6 जहर हैं तुम्हारे घर में, और ये यदि तुमने नहीं हटाए तो आप कितना भी इलाज कराओगे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो है ये बीमारी लाने वाले हैं। आप एक तरफ से किसी चीज़ की सप्लाई दो, दूसरी तरफ से ख़त्म करो, तो ये एक सबसे बड़ी मूर्खता का काम है। हमें क्या करना है? डायबिटीज़ की समस्या को ख़त्म करना है, आर्थराइटिस की समस्या को ख़त्म करना है, कैंसर वगैरह को ठीक करना है। लेकिन उनसे होने वाले कारणों को यदि ख़त्म कर नहीं रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी समस्या है। तो सबसे पहले इन कारणों को ख़त्म करो। कारणों को ख़त्म करने के बाद फिर आप इलाज करेंगे तो बहुत जल्दी उसका लाभ होगा। तो अब इतना ही है। जिस चीज़ के बारे में विस्तार से चाहिए हो
चीनी के बारे में डाल चुका हूँ, मैदा के बारे में भी डाल चुका हूँ, नमक के बारे में भी डाल चुका हूँ वीडियो, प्रेशर कुकर के बारे में डाल चुका हूँ, फ्रिज के बारे में डाल चुका हूँ, माइक्रोवेव के बारे में डाल चुका हूँ। यदि फिर भी किसी को और विस्तार से चाहिए तो फिर बता दे, नहीं तो वह हमारी सारी वीडियो अवेलेबल हैं। इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, ज़िंदगी में आदमी उठ नहीं पाता है। ये 6 चीज़ों ऐसी हैं जो व्यक्ति की यदि उम्र निर्धारित हो गई है 100 साल, तो ये 60 के आगे एक भी दिन आगे नहीं जिंदा रखेंगे। यदि इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो जल्दी मरने की तो तैयारी हो ही रही है और सब कर रहे हैं, तो फिर करो। उसमें जो कर रहा है सो भोगेगा, जो नहीं कर रहा है सो नहीं भोगेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा और अपनी बात को यहीं विराम देते हुए अब अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।